डॉक्टर शशि थरूर ने सार्वजनिक रूप से एक नई संविधान राष्ट्रपतीय प्रणाली की ओर बदलाव की मांग की। डॉक्टर बिबेक देबरॉय की तरह उन्होंने भी उन पंडितों की बढ़ती आवाज का समर्थन किया है जिनका भारतीय राजनीति पर से विश्वास उठता हुआ दिखाई देता है। वे सही कह रहे हैं। भारत वर्तमान संविधान के तहत विकसित राष्ट्र नहीं बन पाएगा। इंडिया स्टोरी अब खत्म हो चुकी है। अब यह मान लिया गया है कि वर्तमान परिस्थितियों में भारत जवान होने से पहले ही अमीर नहीं बनेगा। वास्तविकता में यह कभी अमीर नहीं होगा। जब चीन, अमेरिका या यूरोप को व्यापार के लिए खराब जगह माना जाता है, तब भी विदेशी निवेश भारत से दूरी बनाए रखता है। 6% आर्थिक वृद्धि बस काफी नहीं है। ये कड़वा सत्य आश्चर्य की बात नहीं होना चाहिए। एक सरल कारण है कि कोई भी भारत में व्यापार क्यों नहीं करना चाहता। कंपनियों को अभी भी अनावश्यक प्रतिबंधों का सामना करना पड़ता है, जो भारत में उत्पादन करना कठिन बना देते हैं। लगातार सरकारों ने नियमों को काटने से कतराया। राज्य स्वामित्व वाले उद्यमों का प्राइवेटाइजेशन अटका रहा। वास्तव में ये राज्य स्वामित्व वाले उद्यम अभी भी राज्य की नेपोटिज्म का फायदा उठा रहे हैं, जबकि गैर राज्य स्वामित्व वाले उद्यम भारतीय बाजार में असुविधा झेल रहे हैं। असली आर्थिक वृद्धि उन व्यवसायों का परिणाम होती है जो ऐसे उत्पाद या सेवाएं बेचते हैं जिनके लिए ग्राहक पैसे देने को तैयार होते हैं। प्रतिस्पर्धी व्यवसायों के अस्तित्व के लिए एक राष्ट्र को अर्थव्यवस्था को मुक्त करना और कार्यशील संस्थाओं का निर्माण करना आवश्यक है। ऐसे वातावरण में व्यवसाय अपनी प्रतिस्पर्धा बनाए रखने पर अधिकतर ध्यान केंद्रित करते हैं। वैज्ञानिक क्रांतियां जैसे क्वांटम कंप्यूटिंग, एआई, तेज ब्रिडर थोरियम रिएक्टर, इनके फलने फूलने के लिए निजी क्षेत्र के निवेश की जरूरत होती है। पर अत्यधिक लाल फीताशाही, विफल सरकारी संस्थाएं और अनुबंध लागू करने की कमी के कारण निजी क्षेत्र निवेश करने में हिचकता है। पर जरूरी आर्थिक सुधारों को आगे बढ़ाने के बजाय लगातार भारतीय सरकारों ने वास्तव में अर्थव्यवस्था को मुक्त करने की कोशिश नहीं की। हाल के वर्षों में लागू की गई विभिन्न सरकारी योजनाएं अर्थपूर्ण रिटर्न देने में विफल रहीं। वर्तमान भारतीय सरकार विशेष रूप से चीनी विकास मॉडल का अनुसरण करती दिखती है, जिसमें सरकार अर्थव्यवस्था में बड़े निवेश करती है। सफलता प्रतिस्पर्धी बने रहने से तय नहीं होती, बल्कि राजनीतिक अभिजात वर्ग के साथ घुल मिलकर लाभ पाने की क्षमता से तय होती है। हालांकि जैसा कि चीन में देखा गया है, वे निवेश अक्सर अस्थायी और इसलिए नकली आर्थिक वृद्धि पैदा करते हैं। ऐसी अर्थव्यवस्था में वस्तुएं या सेवाएं उत्पादित होती हैं जिनके असली ग्राहक मौजूद नहीं होते। एक बार निवेश रुक जाने पर प्रभावित व्यवसाय फेल हो जाता है, क्योंकि ग्राहक उन वस्तुओं या सेवाओं को खरीदने के लिए तैयार नहीं होते। पूरी चीनी अर्थव्यवस्था एक बड़े बुलबुले बबल की तरह लगती है जो फटने का इंतजार कर रही है। इसके अलावा इस मॉडल के तहत उन निवेशों का हिस्सा पाने के लिए व्यवसायों को लगातार सरकार के करीब रहने की प्रवृत्ति होती है, ताकि सरकार उनके कंपनियों को विशेष सुविधाएं दे या उनके प्रतिस्पर्धियों की वाणिज्यिक गतिविधियों में नियामक बाधाएं डाल दे। भारत में कुख्यात उच्च युवा बेरोजगारी अस्थिरता का एक उबलता स्रोत है। जो जनसांख्यिकीय लाभ, डेमोग्राफिक डिविडेंड होने की उम्मीद थी, वह एक जनसांख्यिकीय दुःस्वप्न, डेमोग्राफिक नाइटमेयर साबित हुआ। उन तमाम युवा लोगों के जीवन में जो जीवंत अर्थव्यवस्था में योगदान करने वाले बनने की बजाय वे आश्रित बन गए, क्योंकि भारतीय अर्थव्यवस्था में उनके लिए अच्छी वेतन वाली नौकरियां उपलब्ध नहीं हैं। बेरोजगार और कुपोषित लोग अच्छे उपभोक्ता नहीं बन पाते। कृषि क्षेत्र को सिकुड़ना चाहिए था, फिर भी यह बढ़ रहा है। चूंकि सरकार एमएसपी योजना के माध्यम से कृषि क्षेत्र में नौकरियां प्रभावी रूप से गारंटीकृत कर रही है, कम कुशल मजदूर वास्तव में खेती की ओर लौट रहे हैं। एमएसपी योजना के कारण बाकी अर्थव्यवस्था को आवश्यक श्रमिक नहीं मिल पाते और यह उस औद्योगिक क्रांति को घटित होने से रोकता है जिसका भारत ने दुनिया से वादा किया था। लगातार भारतीय सरकारों ने सड़कों और पुलों में निवेश किया, जिससे निर्माण बूम हुआ, जिसका परिणाम अनुपयोगी इमारतों, बुनियादी ढांचे, सड़कों, बंदरगाहों या हवाई अड्डों के रूप में निकला। मैन्युफैक्चरिंग को उस समस्या का हल बताया गया था, पर सारी हलचल के बावजूद मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर अभी भी अर्थव्यवस्था का एक छोटा हिस्सा ही बना हुआ है। निश्चित रूप से यह चीन या जर्मनी का मुकाबला नहीं कर सकता। सर्विस सेक्टर भी पर्याप्त विकसित नहीं है।
भारत बुनियादी सेवाओं का अधिक निर्यात करता है, पर उन्नत और परिष्कृत सेवाओं में वह यूएस, चीन या जर्मनी से प्रतिस्पर्धा करने योग्य नहीं है, क्योंकि गुणवत्ता वाली शिक्षा तक पहुंच पिछड़ी हुई है। 21वीं सदी में भी भारतीय अक्सर अत्यधिक धार्मिक, अधिक भावनात्मक और एक आधुनिक अर्थव्यवस्था में काम करने के लिए पर्याप्त अनुशासित नहीं माने जाते। माता पिता अपने बच्चों के लिए उपयोगी कौशल सीखवाने के बजाय नकली डिग्रियां खरीदने में ज्यादा रुचि दिखाते हैं। पर फिर यदि अर्थव्यवस्था की खराब स्थिति के कारण अर्थव्यवस्था के किसी भी हिस्से में नौकरियां उपलब्ध नहीं हैं, तो भारतीयों को मानव पूंजी, ह्यूमन कैपिटल में निवेश करने की क्या प्रेरणा है? भारत विश्व स्तरीय अनुसंधान सुविधाएं या विश्वविद्यालय उपलब्ध नहीं कराता। पिछले दशकों में भारत ने एक भी प्रभावशाली वैज्ञानिक, इंजीनियर या पेटेंट का उत्पादन नहीं किया है। तो फिर आधुनिक अर्थव्यवस्था कौन बनाएगा? आधुनिक अर्थव्यवस्था के लिए काम करने वाले मजदूर कहाँ से आएंगे? निर्यात, एक्सपोर्ट्स अभी भी भारतीय अर्थव्यवस्था का एक छोटा अंश है, जो चीन या जर्मनी द्वारा उत्पन्न निर्यात की तुलना में कुछ मायने नहीं रखता, क्योंकि प्रसिद्ध सस्ती भारतीय मजदूरी मौलिक रूप से उन वस्तुओं या सेवाओं का उत्पादन करने में असमर्थ है जो दुनिया खरीदना चाहती है। भारतीय कंपनियां फिर भी विदेशी कंपनियों के साथ प्रतिस्पर्धा नहीं कर पाती। विकास दर लगभग 6% पर वापस आ गई है और इसमें वृद्धि की कोई संभावना नहीं है। इस दर से भारत कभी भी एक विकसित राष्ट्र नहीं बन पाएगा। ये सब उस समय हो रहा है जब पूरी दुनिया भारत में निवेश करने के लिए बेताब है, लेकिन अनगिनत और अक्सर परस्पर विरोधी नियमों और कर कायदों से वह दूर हो जाती है। एक विफल अर्थव्यवस्था की कठोर वास्तविकता का प्रमाण है सभी वर्गों और पहचानों के कई भारतीयों का हर हाल में विदेश जाने की कोशिश करना। उनमें से कई लोग अंततः खाड़ी देशों में लगभग गुलाम बनकर रह जाते हैं। She went abroad to save her family from poverty, but now she is counting down her final days in a prison cell, awaiting execution. Well, this is the real story of Nimisha Priya, the Kerala nurse facing the gallows in Yemen. विदेश पहुंचने के बाद उनमें से कई जहां संभव हो अपनी भारतीय पहचान छोड़ देते हैं और खुशी खुशी अपने नए देश की नागरिकता के लिए आवेदन करते हैं और अधिकतम केवल औपचारिक रूप से अपने भारतीय मूल का उल्लेख करते हैं। खराब आर्थिक समाचारों को छिपाने के लिए आलोचकों को चुप कराया जाता है, विपक्षी नेताओं का उत्पीड़न होता है और सकारात्मक आर्थिक खबरों को बार बार बढ़ा चढ़ाकर पेश किया जाता है ताकि क्रमशः भारतीय सरकारें इन सफलताओं का श्रेय ले सकें। अर्थव्यवस्था से जुड़े डेटा संदिग्ध हैं। अधिकांश पर्यवेक्षकों को लगता है कि अर्थव्यवस्था गलत दिशा में बढ़ रही है। वास्तव में 80 के दशक से कुछ भी नहीं बदला, जब भारत एक बेहद गरीब समाजवादी समाज था। भारतीय अर्थशास्त्रियों की बार बार की घोषणाओं ने अब तक अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को भारत में निवेश करने के लिए प्रेरित नहीं किया है। भारत का सम्मान कोई नहीं करता, न मित्र न शत्रु। अंततः मोदी के जोशीले भाषण और अमेरिकी नेताओं से मित्रता भी भारत को अमेरिका के भारी शुल्क से नहीं बचा पाए। ये सब नहीं होता अगर भारत के पास मजबूत अर्थव्यवस्था के साथ एक शक्तिशाली राष्ट्र होता। अंततः नरेंद्र मोदी की चमक दमक भी निष्फल साबित हुई। भारतीय मातृभूमि अपने पड़ोसी देशों के साथ एक खतरनाक मोहल्ले में मौजूद है। राष्ट्र की रक्षा भारतीय सरकार का मुख्य कर्तव्य होना चाहिए। दुर्भाग्यवश राष्ट्रीय सुरक्षा अधिकांश भारतीय राजनेताओं के लिए एक बात की सोच रही है, प्राथमिक चिंता नहीं। बहुत लंबे समय तक सेनाओं के सुधार अनिर्णायक नेताओं के कारण अटके रहे। राजनेता अपने वोट बैंकों को मुफ्त चीजों से खुश रखने में अधिक रुचि रखते रहे, बजाय उस मूल कर्तव्य को निभाने के जो राष्ट्र की सुरक्षा सुनिश्चित करे। भारत आक्रमण या कब्जे से सुरक्षित नहीं है। रूस यूक्रेन युद्ध या इजरायल ईरान का तनाव दिखाता है कि बड़े देश भी छोटे, अधिक नवाचारी देशों से बहुत प्रभावित हो सकते हैं। यदि कभी युद्ध हुआ तो कोई भारत की मदद को नहीं आएगा। इतनी सी समस्याओं वाले राष्ट्र को अन्य राष्ट्रों का सम्मान नहीं मिलता। भारत की असहायता और कमजोरी गणराज्य के दुश्मनों को बुलाती है, चाहे वे इस्लामिस्ट आतंकवादी हों या चाइना की कम्युनिस्ट पार्टी। केंद्र सत्ता का अतिनिर्केंद्रण, मजबूत केंद्र और कमजोर राज्यों के साथ गणराज्य के भीतर अनेक विद्रोहों का प्रमुख कारण है। यूक्रेन, ट्रंप या गराजा पर ध्यान के बावजूद शांति के लिए सबसे बड़ा खतरा अभी भी सीसीपी है। एक ऐसी पार्टी जो कंसंट्रेशन कैंप चलाती हो, उसके अस्तित्व को सहन नहीं किया जाना चाहिए। एक सफल भारतीय अर्थव्यवस्था सीसीपी के लिए सबसे बड़ा खतरा होगी।
ये राष्ट्रीय सुरक्षा पर तंत्रिका झटका था जब पता चला कि सीसीपी ने ब्रह्मपुत्र पर एक बांध बना दिया है जो उत्तर में जल आपूर्ति के स्रोत को खतरे में डालता है। वह बांध अब भारतीय हितों के खिलाफ एक हथियार बन गया है। पीएलए सेनाओं द्वारा की गई कील लगे क्लबों से घृणास्पद हमला जिसने अनगिनत भारतीय सैनिकों को मृत या विकलांग कर दिया, ने भारतीय राष्ट्र को अपनी मातृभूमि की सुरक्षा की महत्ता का एहसास दिलाया। पीएलए, जो हमेशा अन्य देशों से जमीन खींचने के लिए उत्सुक रहता है, ने कई बार भारतीय सीमाओं का उल्लंघन किया है। पीएलए ने पहले से ही श्रीलंका पर प्रभुत्व जमाया हुआ है ताकि वे भारत पर जासूसी कर सकें। So his proposition that got a lot of attention on the Chinese internet is that everything north of the Ganga River belongs to China. These controversial comments, he's just not trying to stir the pot. His comments actually sparked a wave of support online in China. आगे चलकर ऐसा लगता है कि सीसीपी ने अपनी साइबर युद्ध क्षमताएं भी विकसित कर ली हैं ताकि वे अपनी अन्य सैन्य क्षमताओं का सहारा बना सकें। मुंबई के एक अस्पताल पर पीएलए द्वारा किया गया हमला एक और कमजोर कड़ी खोलता है जिसे गणराज्य के दुश्मन खुशी खुशी इस्तेमाल करते हैं। एक राष्ट्र को शक्तिशाली हथियार प्रणाली की आवश्यकता होती है ताकि वह शत्रुओं से रक्षा कर सके। कुशल वैज्ञानिक और इंजीनियरों को बंदूकें, विमानों, जहाज और साइबर हथियार विकसित करने होंगे। इन सब का भुगतान करने के लिए राष्ट्र को प्रतिस्पर्धी कंपनियों की जरूरत होती है जो कर, राजस्व, टैक्स रेवेन्यू उत्पन्न करें, जो राष्ट्र को इन हथियारों के लिए संसाधन प्रदान करे। इसीलिए राष्ट्रीय सुरक्षा एक मजबूत अर्थव्यवस्था पर निर्भर करती है जो नौकरियां पैदा करे और ऐसे उत्पाद बनाए जिनके